हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूं कि आप जुड़े रहेंगे और कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराऊं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो। तो हमने आपसे बात की थी कि 12th क्लास के बारे में। आपकी 12th क्लास का भी सिलेबस शुरू करने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। आपको पता ही है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आज हम पहली कक्षा ले रहे हैं। तो ये हमारी क्लास रहेगी, शाम को होगी, शाम को मिलेगी आपको। और 10th की आपको सुबह प्रॉपरली मिल रही है और कुछ ही दिनों में हम 11th की भी शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी 10th और 12th का सिलेबस शुरू किया है और उम्मीद है कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, जो समर वेकेशन होती है, तब तक अपना कोर्स 10th और 12th का कंप्लीट कर ले, ताकि जो हमारे से पढ़े हुए बच्चे हैं वो हमेशा ही एडवांस रहे बाकी बच्चों से जो हम तक नहीं पहुंच पाए, ताकि जब वो क्लास में जाए समर वेकेशन के बाद में, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस भी स्कूल की बात करें, बड़ी हो या छोटी हो, तो वहां पे टीचर के क्वेश्चन पूछने से पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़े लिखे हैं, वो पहले रिप्लाई दे दे। यानी क्वेश्चन पूछते ही बच्चे का रिप्लाई तैयार हो, आंसर तैयार हो। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। एकदम जीरो लेवल से आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो टेंशन फ्री रहिए, यहां से हम 0 to हीरो बनेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, वो है आव्यू या मैट्रिक्स। आव्यू या मैट्रिक्स। अब आपके मन में जितने भी सवाल बन रहे होंगे, अब उन सब सवालों का रिप्लाई मिलेगा आपको। क्या क्या बन रहे हैं मेरे हिसाब से जो बन पा रहे हैं आपके, वो ये क्वेश्चन होंगे कि सर सबसे पहले आव्यू होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन, आव्यू का यूज कहां होता है। यह चैप्टर 12th बोर्ड में कितने नंबर का है। आव्यू आगे की पढ़ाई में उपयोगी है या नहीं है, मतलब आगे की पढ़ाई में काम आएगा नहीं आएगा, यदि आएगा तो कहां पर आएगा, और आव्यू के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मात्र 30 से 40 मिनट की चर्चा करेंगे। धीरे धीरे इस क्लास को 1 घंटे तक लेंगे, अभी 30 से 40, क्योंकि अपने को पता है, वैसे यार मैं समझता हूं आपकी फीलिंग्स, वैसे भी इस माइंड पे इतना बोझ है, गर्लफ्रेंड का बोझ, घर वालों का टेंशन, स्कूल वालों का टेंशन, और फिर आप कह रहोगे हम टेंशन। मैं टेंशन नहीं दूंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, एकदम जीरो लेवल से टेंशन फ्री होके पढ़ना है अपने को। टेंशन फ्री होके मैं कह रहा हूं, मेरा जो पढ़ोगे वो क्लास का क्लास में ही याद करवा दूंगा, यहाँ का यही, बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। जितना 30 से 40 मिनट की क्लास है वो ही ले लो। अब शुरू कर दे, टाइम ज्यादा नहीं खराब करते हैं। तो सबसे पहले आव्यू होता क्या है। आव्यू होता क्या है, तो मैं नॉर्मली बात करूं कि आव्यू है, इसकी परिभाषा के बारे में जितनी बनाओ उतनी बना सकते हो। लेकिन आव्यू होता यह है कि आव्यू गणित की जो होती है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उनको सरल करता है, उनकी कैलकुलेशंस को क्या करता है, सरल करता है। अब आप कहोगे कैसे, तो उसके बारे में चर्चा हम आगे जैसे जैसे देखो इसका यूज पढ़ेंगे कि आव्यू का यूज क्या होता है। जहां पे अपन क्या होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, नॉर्मल कैलकुलेटर भी वहां पे एक बार के लिए थक जाता है कि बस कर भाई यार, इतनी बड़ी होती है क्या हमसे भी। तो वहां पर आव्यू काम आता है, वहां पर आव्यू डायरेक्ट सोल्व कर लेता है। आव्यू एक तरीके से होता है, जैसे आपको पता, आपने पढ़ी है अभी तक, 10th क्लास तक पढ़ी है कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं यदि बात करूं ट्रिग्नोमेट्री का कहां पर यूज होता है, आपको शायद नहीं पता होगा, मेरे हिसाब से बताया होगा टीचर्स, या नहीं बताया तो कोई टेंशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको पता है, जैसे बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग में, जैसे जो इंजीनियर होते हैं वो जैसे मकान वगैरह बनाते हैं, उनका मैप वगैरह बनाते हैं, तब अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं कि कितने एंगल की ढाल रखनी है, क्या करना है। तो वो क्या है, कैलकुलेशन है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी किया ट्रिग्नोमेट्री ने, उसी हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री की तरह ही अपना आव्यू क्या करता है, कैलकुलेशन को इजी करता है। तो आव्यू का होता क्या है, तो यदि मैं बात करूं कि गणित की जो कैलकुलेशंस है उनको इजी करने का काम कौन करता है, आव्यू करता है। या इजी कौन करता है, तो आव्यू करता है। अब बात करें इस आव्यू का यूज कहां पर होता है, इसका उपयोग कहां पर करते हैं भाई। आव्यू अपन पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि गणित की जो होती है कैलकुलेशन उनको इजी करता है, तो कौन सी कैलकुलेशन को इजी करता है। अपन नॉर्मल लाइफ में करते हैं जो कैलकुलेशन, उनमें तो आव्यू का यूज नहीं करते। कुछ जगह करते हैं, आपको पता नहीं रहता, लेकिन ज्यादातर कहां पर काम आता है, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, एक तो इसका साइंस में बहुत अच्छा खासा यूज होता है। कहां होता है, साइंस में। एक आपने सुना है क्या, जैसे अभी चल भी रहा है
कि बजट आया, राजस्थान सरकार ने अपना बजट जारी किया, भारत सरकार बजट जारी कर रही है, इस बजट में इतनी नौकरियां आई, इस बजट में शिक्षा विभाग को ये मिला, इस बजट में चिकित्सा विभाग को ये मिला। और कभी कभी आपने सुना होगा कि इस बजट में अपने गांव में एक नई स्कूल खुली है, मॉडल स्कूल खुलेगी, इस बजट में हमारे गांव में ये सड़क मिली है, इस बजट के तहत हमारे गांव में ये सिस्टम मिला, ये सिस्टम मिला, ये अपने तहसील में मिला है। ये ऐसे सुनते हो बातें। तो उस बजट की उस बजट की जो गणितीय संक्रियाएं होती है, जो कैलकुलेशन होती है, उसमें ज्यादातर में मैट्रिक्स यूज होता है। ज्यादातर में क्या होता है? मैट्रिक्स यूज होता है। साइंस में बात करें तो साइंस में आप जो भी है बड़ी बड़ी लैब्स वगैरह है, या बात करूं मैं अंतरिक्ष विज्ञान में, तो वहां पर भी कौन सी क्या यूज होता है? आव्यूह ही यूज होता है। क्या होता है? आव्यूह। जैसे आप आगे पढ़ोगे इंजीनियरिंग वगैरह, या मैं तो कहता हूँ कॉलेज भी पढ़ोगे, कॉलेज में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो गणित ये आव्यूह कहाँ यूज होता है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। नॉर्मल बात बताऊं तो फिर अपना अगला क्वेश्चन है कि ये चैप्टर 12th बोर्ड में कितने नंबर का? मेरे हिसाब से ये 5 नंबर का। कितने का है? और 5 नंबर का आपको पता है 1% बनता है। क्या बनता है? 1%। 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। कितने का है? 5 मार्क्स। ये मैं बात करूं 1%। कि सर 5 मार्क्स का 1%? अरे 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 मार्क्स का 1% होता है। इतना आप समझदार भी हो। फिर बात कर, आव्यूह आगे की पढ़ाई में उपयोगी है या नहीं? यदि हाँ तो कहां? अभी मैंने बताया था आव्यूह आगे की पढ़ाई में भी उपयोगी है। यदि आप इंजीनियरिंग करते हो, इसके बाद में इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो तो बहुत ज्यादा काम आएगा, और यदि आप बीएससी वगैरह करते हो तो थोड़ा कम आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि आव्यूह आगे कहां। अब होता क्या है, सपोज इट, एक छोटी सी बात आपको बात बताता हूं। फर्स्ट क्लास में आप क्या सीखते हो? फर्स्ट क्लास में 1 से 10 तक नॉर्मली गिनती मान लो, या उन चित्रों के माध्यम से सीखते हो। सेकंड क्लास में आते आते आपको क्या सीखनी पड़ती है? वो टेबल 1 से ये 100 तक तो कर ही लेते हो, इसके साथ साथ टेबल शुरू कर देते हो। थर्ड क्लास में टेबल तो सीख ही रहे हो, इसके साथ साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सीखते हो। फोर्थ क्लास में आते आते गणित में कुछ वो एक्स एंड वाई वाली वो अभिक्रिया, वो संक्रियाएं आने शुरू हो जाती है। बात करूं तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वगैरह जो भी है, छोटी छोटी चीजें, उस टाइम वो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री वो नहीं होती, क्वाड्रिक इक्वेशन वगैरह नाम नहीं लेते, लेकिन वैसी कुछ आने लग जाती है। तो यही बात करूं तो मैं आव्यूह का यहां पर फर्स्ट क्लास में जो अपन ने गिनती सीखी थी ना, जो आपको अभी तक मेरे हिसाब से जहां तक पूछे वहां तक आप लिख सकते हो गिनती, तो ये गिनती की शुरुआत कहां से हुई थी? इस फर्स्ट क्लास से। उसी प्रकार इस आव्यूह की आज आपको मैं शुरुआत पढ़ाऊंगा, जो कि अपने 12th में केवल स्टार्टिंग पॉइंट दे रखे हैं। जैसे गिनती का 1 से 10 तक का भाग होता है ना, उसी प्रकार अपने आव्यूह का 1 से 10 तक का भाग अपने 12th में दे रखे हैं। अब बाकी गिनती आ गई है पूरी, आगे गिनती आव्यूह की आगे गिनती पूरी आ गई है, जो अपने इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ेंगे। जैसे अब बात करते हैं, देखो छोटी सी होता क्या है, छोटी छोटी चीजें एकदम माइंड में फ्री माइंड समझना कि 10th के बाद में यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, अब जिसको इसमें रुचि नहीं है ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, वो क्या कर लेता है 11th में आते ही आर्ट या बायो ले लेता है। कॉमर्स वालों के तो बहुत काम आता है, ये मैथ बहुत ज्यादा है कॉमर्स वालों का, अपने अपने लेवल की मैथ है, कॉमर्स वालों में मैथ बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना। चलो आर्ट एंड बायो ले ली। अब वही बात कि यदि मैथ से ज्यादा प्रॉब्लम है वो आर्ट एंड बायो ले ली, उसी प्रकार जिसको ट्रिग्नो इसे आयु मैट्रिक्स से जिसको अब प्रॉब्लम होगी 12th के बाद में, वो कॉलेज की तरफ बीएससी की तरफ ग्रेजुएशन की तरफ चला जाएगा, और जिसको मजा आएगा इसको वो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा, इस तरफ बीटेक वगैरह में चला जाएगा, बीटेक करेगा। तो समझ में आई? तो आगे की पढ़ाई में उपयोगी है या नहीं? यदि हाँ तो कहां? ये चीज मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ गए। आव्यूह के प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना 12th के लिए इंपॉर्टेंट है यार। देखो अपना बेसिक जो एकदम मेन पॉइंट रहेगा, मेन फोकस रहेगा, वो 12th ही रहेगा। अब ये क्वेश्चन क्यों बताए, होता क्या है कि अपन घर से किधर ही जा रहे हैं अपने घर वालों के साथ, और अपने को पता नहीं रहता कि अपन कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो अपन घर वालों को पूछ रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, कि हम उस रिश्तेदारी के वहां जा रहे हैं, उस रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं। अब अपने को पता नहीं वहां पे क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो अपने माइंड में कितने क्वेश्चन रहते हैं कि यार क्यों जा रहे होंगे, क्या कारण होगा, कोई अच्छा कारण है या बुरा कारण है, ऐसे मन में होते हैं, सबके होते हैं। देखो आपके नहीं, सभी के होते हैं, मेरे भी होते हैं। तो इसीलिए वो अच्छे और बुरे क्वेश्चन है ना, वो मैंने यही सोल्व करवा दिए, ताकि आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन हो गए जो से उनकी वजह से इस माइंड ये डिस्टर्ब ना हो।
क्योंकि मैं समझता हूं, आप कहोगे सर ये 12th में काम की चीज नहीं है इतना, और तो मैं कहता हूं काम की तो नहीं है, लेकिन यदि मैं ये क्वेश्चन क्लियर नहीं करवाता ना, तो ये आपका माइंड डिस्टर्ब करता रहता, और जो मेरे को पसंद नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स का माइंड गणित डिस्टर्ब करे 1% ही। मेरे को ऐसी चीज जो ऐसा है उससे मैं मेरे स्टूडेंट्स को 100% बचाना चाहता हूं। तो इसलिए यहां तक समझ में आ गया। अवयव का प्रकार अपना 12th में भी काम की चीज है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। अब शुरू कर दूं मैं अवयव, यदि आपकी इजाजत हो तो अब अपन शुरू करते हैं। देखो अब अपन जो 12th वाले से एकदम जीरो लेवल से शुरू कर देते हैं, ताकि ये क्वेश्चन देखो बताने भी जरूरी है, ताकि आप समझ पाओ कि यार क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है। देखो अपना माइंड में मैं हमेशा ही कहता हूं, हमेशा ही मैं एक ही बात कहता हूं सब बच्चों को, कि आपके माइंड में 3 क्वेश्चन हमेशा रहने चाहिए। कोई भी पढ़ाई शुरू करो तो, जैसे 12th शुरू कर रहे हो, यदि आप 11th से 12th में, आपके माइंड में 3 क्वेश्चन होने चाहिए। चाहे 12th में हो चाहे, मैं कहता हूं मैं खुद से मेरे 3 क्वेश्चन रहते हैं, क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे, यानी 3 WH वर्ड पे मैं काम करता हूं। व्हाट, व्हाई और हाउ। अब सर आप कहोगे इन 3 शब्दों से क्या समझाना चाह रहे हो, तो मैं आपके आपके पर्सपेक्टिव से 12th वाले से एग्जांपल ले रहा हूं, कि 12th में यदि आप आए हो तो सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यार मेरे को क्या करना चाहिए, यानी मैं क्या कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या कर रहा हूं और क्या करना है, और क्या करना है। तो इन दोनों के आपके हिसाब से आपके क्वेश्चन होंगे। फिर मैं बात करता हूं मैं क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है ना, एक बार के लिए देखो, यहां पे मत लिखो, यहां पे लाओ, कैसे कर रहे हो, क्या करना है, कैसे करना है। यदि इनके आपके पास आंसर है ना, यदि, तो मैं कहता हूं आप बहुत लकी पर्सन हो और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए, नॉर्मल जो रियलिटी में आंसर होने चाहिए उनसे आपके अलग है। तो देखो क्या कर रहा हूं, मैं बताता हूं मेरे बारे में। यदि मैं खुद मैं 12th में लेता, एज है, मैं सोचता हूं मेरे को 12th में, तो क्या कर रहा हूं, तो मैं 8% 12th की शुरू कर दिया, सिलेबस में पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूं। 8% मेरा फर्स्ट, जो मेरा फर्स्ट पर्पज है कि 12th में मेरे को 90 प्लस या 95+ % बनाने, 90+% बनाने। ठीक है, क्या करना है, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 90+% बनाना है। और क्यों पढ़ रहा हूं, जैसे अभी को क्यों पढ़ रहा हूं, तो अभी का मैंने बताया, मैं हर एक टॉपिक पे ये क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हो कि आव्यू क्यों पढ़ रहा हूं। तो आव्यू यदि मैं बीएससी करूंगा तो भी काम आने वाला है, और मेरे यहां पर भी काम आने वाला है। नॉर्मल लाइफ में जहां पर यूज हो सकता है वहां पर मैं आपको बता भी दूंगा। तो आव्यू क्यों पढ़ रहा हूं, सबसे पहले क्या कर रहा हूं, तो आव्यू पढ़ रहा हूं, एक एक चैप्टर पे ले रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, आव्यू चैप्टर पढ़ रहा हूं। ये क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये अपने 12th में भी 5 नंबर का है। और इसके बाद में मैं बात करूं, इसके बाद में मैं बात करूं तो अपने ग्रेजुएशन बीएससी की तरफ जाएंगे तो भी काम आने वाला है, और इंजीनियरिंग की तरफ। क्या करना है, मेरे को अव्यू टॉपिक पूरा रेडी करना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैसे करना है, ये आप कैसे करोगे। तो मेरे को अव्यू का सबसे पहले मैं बेसिक समझूंगा, फिर अव्यू की जोड़ बाकी समझूंगा, फिर जितना धीरे धीरे मतलब एक एक स्टेप बढ़ूंगा। इसी प्रकार 12th वाले में देखो, यहां पर वापस आ रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, मैं 12th की मैथ पढ़ रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 12th में 90+% बनाने हैं। क्या करना है, मतलब 90 या 95+% बनाने। कैसे करना है, तो मैं आज से शुरू करूंगा, मेरा ये टाइम टेबल रहेगा, मैं ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा। तो ये होता है, यदि ये आपके इन चारों क्वेश्चन के यदि आपके माइंड में आंसर है, तो मैं कह रहा हूं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स के पास होता नहीं,
और सबसे बड़ी दुविधा की बात यह है जिसके पास आंसर इन चारों क्वेश्चन का नहीं होता वो उसके परसेंट बन जाते होंगे लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपन जो काम करते हैं कि ये अपने माइंड में क्या चार क्वेश्चन, अपन कोई भी छोटा सा घर पे भी कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है ये सब जानते हैं अपन, यदि तो उस काम करने में मजा आता है। जैसे मैं एक काम कर रहा हूं कि एक दिन खाई खोदनी है और उसके रुपए दूंगा मैं 300, कितने 300 या 400 जो भी आपकी मजदूरी चल रही है। एक मैं कह दूं कि आपको 12th की बुक सोल्व करनी है एक दिन में, मैं आपको रुपए दूंगा 1000, तो आप कौन सा काम चूज करोगे? खाई खोदने वाला कोई नहीं चूज करेगा। अब यहां पे मैं 1000 रुपए भी दूं यदि सपोज एक बार के लिए, तो क्या आप ये 1000 रुपए ये लोगे? हो सकता है कुछ कहेंगे सर मैं तो ये लूंगा, देख वो तेरी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा कौन सा भी ले, लेकिन ये है यहां से एक छोटा सा चीज समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। क्या समझाना चाह रहा था मैं? कि एक खाई खोद रहा है उसको भी 1000 रुपए, एक जो बुक सोल्व कर रहा है उसको भी 1000 रुपए। तो अपन जो ये चारों क्वेश्चन हो गए जिसके पास आंसर नहीं है ना, वो खाई खोद के यदि 1000 रुपए ले आता है, खाई खोद के मतलब पैसे दोनों बराबर ही ला रहे, 1000 ये ले आता है, तो क्या ये कुछ यहां से सीखा था क्या? बहुत कम सीखेगा, बहुत कम। लेकिन इसने यदि 12th की पूरी बुक एक दिन में सोल्व कर ली तो इसने पूरी 12th की मैथ को सीख ली, अपने माइंड में रख ली। जबकि पूरी 12th की मैथ को सीखने का मतलब है कि बहुत से तरीके, बहुत सी ट्रिक्स, बहुत से सूत्र, बहुत से रास्ते यानी आगे के जो भी थे वो सीख लिए, यानी हर एक चैप्टर का बेसिक सीख लिया। इसमें अपने अवकलन भी आएगी, समाकलन भी आएगी, आव्यूह भी आएगा, सारणिक भी आएगा, फलन भी आएगा, 3D भी आएगी, 2D भी आएगी, प्रोबेबिलिटी भी आएगी, यानी इतने प्रकार के अपने माइंड में सीख ली इतनी चीजें। और ये 4-5 स्टेप होंगे जो भी खाई खोदने के नॉर्मली वो सीखे। बस ये इतना ही फर्क होता है अपने और उनमें। तो मेरा कहना है कि ये मत बनो रट्टू तोता, मत बनो, कुछ चीजों को सीखो। अभी अपने पास टाइम है, यदि आपका यदि मैं अभी इस बैच को करवाता तो मैं 5 दिन में 12th की पूरी बुक भी करवा सकता था, लेकिन मेरा टारगेट ये कतई नहीं है। मैं कह रहा हूं आराम से सीखो, लेकिन सीखो ऐसा कि सीख लिया कभी भूलो भी नहीं। तो इसलिए देखो आज हम आव्यूह के बारे में ये चर्चा कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा आव्यूह का मैं उदाहरण देता हूं, आव्यूह का क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखो सबसे पहले मैं छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को समझना। तो आव्यूह होता है, आव्यूह को हम एक इस ब्रैकेट में बंद करते हैं, इस ब्रैकेट में बंद करते हैं। छोटी छोटी चीजें एक बार के लिए माइंड में सोच लो, फिर देखो आव्यूह पूरा चलेगा तो ये ब्रैकेट वगैरह अपना आप याद रह जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा होता है, जैसे 2, 3, 5, मैं कह सकता हूं इसमें गणितीय संख्याएं भी हो सकती है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन भी हो सकते हैं, इसमें एक्स वाई वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, इसमें कोई भी आ सकता है। वो क्या कहलाता है यदि इस ब्रैकेट में बंद हो गया, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, 2, 3, ये भी क्या है आव्यूह, ये भी क्या है आव्यूह। यहाँ पे आगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये भी क्या है आव्यूह। तो यानी इस ब्रैकेट में जो बंद हो गया वो क्या कहलाता है आव्यूह। चलो कोई बात, तो इस ब्रैकेट में बंद हो गया, ये 2 है, ये साइन एक्स है, अलग अलग बात कर रहा हूं, ये 2 है, ये cos x है, ये x है, ये y है, ये w है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अवयव। क्या कहलाते हैं? अवयव के अवयव, अवयव के अवयव यानी एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चीज समझ में आ रहे हो? तो यदि पूछ ले कि जो अवयव के अंदर जो लिखे हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स यानी अवयव। ये चीज छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। फिर बात करते एक आता अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है अवयव की कोटि? इससे पहले मैं एक छोटी सी उधर से मैं जो लिखा है उसके आधार पर, मैं एग्जांपल लिखा है उसके आधार पर समझाना चाहूंगा। अपनी क्लास की बात करूं मैं यदि, क्योंकि मैं मेरा एग्जांपल रहेंगे वो एकदम छोटे छोटे रहेंगे, वो नहीं रहने वाले जो बड़ी बड़ी जो आंकते हैं, वैसे मेरे एग्जांपल भी नहीं रहने वाले और वैसा मैं आदमी भी नहीं हूं। अब मैं बात करूं तो इसमें कितना है, अपने क्लास में मैं बात करूं तो लाइनें बनी रहती है, ऐसे ऐसे पीछे पीछे तक बैठे रहते हैं, आगे टीचर पढ़ा रहा होता है। तो उसमें क्या कहते हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे कहते हैं? कहते नहीं कहते? कहते हैं ना। अब मैं वापस ऐसे बात करूं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसे होता है? होता है या नहीं होता? तो अवयव में भी ये क्या है, ये रो हो गई, तो ये कितनी है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, कितनी हो गई? सेकंड रो।
कॉलम कितने हैं, तो फर्स्ट और सेकंड। तो ये क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव की कोटि, हिंदी मीडियम में बात करें तो अवयव की कोटि। अब कहोगे सर एक दूसरा भी एग्जांपल लेके समझो, इसमें तो 2 into 2 है, तो यहां में 3 2 5 5 3 7, इसमें कितने रो है, 1 2 3, और कॉलम कितने 1 और 2, तो इसकी कोटि कितनी हो गई 3x2। अब आपको 3 into 2 नहीं बोलना है, एक बार के लिए मैं एक बार छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, 3 into 2 और 3x2 में बहुत डिफरेंस है, इसलिए ये 3 into 2 का मतलब है कि 3 2 से गुणा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता रियलिटी में। तो इस अवयव की कोटि होगी 3x2। अब 3x2 का मतलब है कि इसमें 3 तो क्या है रो, और 2 क्या है कॉलम, 2 क्या है कॉलम। तो अवयव की कोटि का यदि नॉर्मल में बात समझाना चाहूं, समझ गई, अवयव की कोटि के साथ साथ आप रो एंड कॉलम समझ गए होंगे। रो क्या है, जो लाइन है क्लास एकदम अवयव आते हैं, अपने क्लास पे चले जाओ कि जो आडी पड़ी रहती है वो क्या होती है, रो क्या होती है। जैसे यहाँ पे सपोज दैट ऐसे फील लेके आना, अपने को कुछ नहीं है, डब्बा है, डब्बे के ऊपर टीचर पढ़ा रहा है, तो ये क्या होगी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, तो ये क्या होगी रो, और ये क्या होगी कॉलम। हिंदी में बात करूं तो पंक्ति, रो को कहते हैं पंक्ति और कॉलम को कहते हैं स्तंभ। ये चीजें समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले कौन किसको लिखते हैं, रो को या कॉलम को, तो रो को क्रॉस कॉलम को, यही कहलाती है अवयव की कोटि। 3x2 क्या है अवयव की कोटि, यानी इस अवयव की कोटि क्या होगी 3x2। छोटी छोटी चीजें देखो, क्वेश्चन बाद में लेंगे, एक बार के लिए जो बेसिक है उन पर चर्चा कर रहे हैं, फिर अपने क्वेश्चन भी लेंगे, हर एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन सभी करवाऊंगा, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो यदि मैं कहूं अवयव की कोटि को मैं आपको समझाने में सक्सेस रह गया, यदि आप समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, यदि कोई चीज नहीं समझ आती तो भी आप कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो, ताकि मेरे को पता रहे कि आपको कौन सी चीज समझ में आई, जो अगली क्लास में यदि लूं तो उससे पहले उसकी चर्चा कर लो। तो यदि मैं कहूं अवयव की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया क्या। मैं बेसिक सी चर्चाएं कर रहा हूं, सबसे पहले अवयव क्या होता है आपको समझाया, फिर अवयव में अवयव क्या होता है वो आपको समझाया, उसके बाद में मैंने समझाया है कि अवयव की कोटि क्या होती है वो। आज हम ज्यादा देर तक चर्चा नहीं करेंगे, अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब चर्चा करते हैं इसमें, सबसे पहले छोटे छोटे एकदम बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे, मेरी गारंटी है कि यहां का यहां समझा दूंगा। अब ये अवयव के प्रकार है ना, ये अपने 12th बोर्ड में भी काम आएंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में देखोगे कि तत्समक अवयव इसमें जोड़िए, शून्य अवयव को इसमें ऐड कीजिए, शून्य अवयव से गुणा करवाइए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य अवयव क्या होता है, अदिश अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है, कॉलम अवयव क्या होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें यदि टाइप्स की बात करूं तो स्तंभ अवयव, देखो ये परिभाषा है आपकी बुक में भी मिलेगी, तो इसलिए मैं परिभाषाओं पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। मैं कहता हूं वही बात, मैं रटाने पे विश्वास नहीं करता, मैं समझाने पे विश्वास करता हूं। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर समझिए, यहां से परिभाषा आप बुक से भी अंडरलाइन कर सकते हो, यदि लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो मेन कॉपी में। स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स नाम क्या दिया, स्तंभ या कॉलम, सब पकड़ लो, बस इतना पकड़ लो, हो गया। वह अवयव जिसमें केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो। तो स्तंभ खड़ी लाइन होती है या आडी लाइन, ऑब्वियसली खड़ी लाइन होती है। तो यानी मैं इसका एग्जांपल लिखूं, यदि 1 3 5 2, तो ये क्या है, ये क्या है, रो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए एक, स्तंभ कितना होना चाहिए एक। अब चलो इसके लगे हाथ ये एक पंक्ति अवयव को भी लपेट लेते हैं।
पंक्ति अवयव, इंग्लिश में लिखे तो रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब वही बात कि सर आपने स्तंभ अवयव समझाया कि इसमें एक ही कॉलम या एक ही स्तंभ होना चाहिए, तो ये कौन सा खेत की मूली है फिर? इसमें नाम पंक्ति दे दिया तो सीधा सीधा कह दो इसमें एक ही पंक्ति होनी चाहिए, बस टेंशन फ्री रहो, टेंशन फ्री। 1 3 5 2, तो ये क्या हो गया? पंक्ति अवयव। कुछ समझ में आया क्या? छोटी सी बात, यदि अगला स्तंभ अवयव का नाम ले ले या कॉलम मैट्रिक्स का नाम ले ले तो उसमें एक सिंगल कॉलम होगा, अपने को रो से कोई लेना देना नहीं है, रो कितनी भी हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ 1 3, तो इसमें रो 2 है, इसमें रो 4 है। यदि मैं यहाँ पे ले लिया 1, तो इसमें आप कहोगे सर रो भी 1 है और कॉलम भी 1, और तो ये दोनों का एग्जाम्पल है, ये दोनों का एग्जाम्पल है, टेंशन मत लो। तो अपना मेन टारगेट यदि कॉलम अवयव या स्तंभ अवयव दे दे तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि स्तंभ का नाम लिया तो उसमें एक ही स्तंभ होना चाहिए, बाकी से अपने को लेना देना नहीं, बाकी कुछ भी हो। यदि रो मैट्रिक्स दे दे या पंक्ति अवयव दे दे तो अपना माइंड सेट एक होना चाहिए कि उसमें एक पंक्ति होनी चाहिए, बाकी से लेना देना नहीं है, कॉलम कितने भी हो, एक हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो। ये चीज समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आता है एक वर्ग अवयव। देखो मैं छोटी छोटी बातों से आपको समझा दूंगा। रही बात लिखने की, तो लिखना आप बुक से भी लिख सकते हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपने वर्ग पढ़ा होगा थर्ड क्लास में, वर्ग पढ़ा होगा थर्ड क्लास में, सेम ही वही चीज है, थर्ड क्लास वाला भी काम मिलेंगे यहाँ पे। इसमें वर्ग में क्या होती है? भुजा भी बराबर, दोनों भुजाएं क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजा और ये भुजा मैं बात करूं बराबर होती है, बस। अब अपने यहां पर भुजा का काम कौन कर रहे? पंक्ति और स्तंभ। यानी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, बराबर स्तंभों की संख्या। अब थोड़ा सा इधर आते रहे वापस, थोड़ा सा इधर आओ, देखिए वापस स्तंभ और पंक्तियां में, इसमें पंक्तियां कितनी है? 4, तो वही बात, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 1। इसमें पंक्तियां कितनी है? 1, और स्तंभ कितने? 4। एक चीज समझ में आ रहा है क्या आ रहा है कि सर स्तंभ अवयव आने पर यहां पे 1 आ जाएगा और पंक्ति अवयव आने पर यहां पर 1। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? छोटी सी चीज समझ में आई, टेंशन फ्री हो जाओ फिर। अब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। एक मैंने लिख दिया 1 1, एक लिख दिया 1 2 2 1 ना, यहाँ पे अभी कहोगे सर सेम अवयव कैसे लिख रहे हो? यहाँ पर 3 7, एक मैंने लिख दिया 4 5 6 8 7 11 3 5 9। क्या ये तीनों ही मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या है कि नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर्स ऑफ रो। चीज समझ आई? फिर बात कर रहा हूं इसमें क्या है, तो इसमें एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ है, यानी 3 कॉलम एंड 3 रो, 2 कॉलम एंड 2 रो, 1 कॉलम एंड 1 रो। चीज समझ में आई क्या? पक्का आ गई ना? तो अब मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का नॉर्मल स्क्वायर आते मन में ये आना चाहिए, एक वर्ग हुआ करता था, पहले वर्ग पढ़ा करते थे, और वर्ग में क्या होती थी? चारों भुजाएं बराबर हुआ करती थी, चारों भुजाएं बराबर हुआ करती थी। तो इसमें भी क्या है, अपने भुजाओं की जगह काम कर रहा है, पंक्तियां और स्तंभ। तो पंक्तियां और जिसमें स्तंभों की संख्या बराबर होगी वो क्या कहलाएगा? वर्ग अवयव कहलाएगा। तो ये आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एग्जाम्पल, टेंशन फ्री हो। ये 1 into 1, 2 into 2 ऑर्डर का है, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, 3 into, अब सर आप इंटू ले लिए यार, ये थोड़ा सा अभी 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का क्या है ये? मैट्रिक्स है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मेरे हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एकदम बेसिक लेवल से स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव, ये मैं बात करूं इंग्लिश में तो कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स आपके एकदम इजीली समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2-3 प्रकार और बचे हैं, उनको अभी फ्री कर देते हैं। तो 3 टाइप तो आगे, शायद टोटल 7 टाइप है आपकी किताब में, वो 7 टाइप कंप्लीट ही कर लेते हैं आज ही। फिर अपन थोड़ी सी आगे की कल
मैट्रिक्स के जो प्लस माइनस है उन पे चर्चा कर लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पे। ठीक है, तो अपन आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे विकर्ण आयु। फोर्थ है क्या, विकर्ण आयु। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब इससे पहले स्तंभ आयु पढ़ा था, फिर पंक्ति आयु पढ़ा था, फिर वर्ग आयु पढ़ेगा। अब यदि मैं विकर्ण आयु की छोटी छोटी बात करता हूं तो ये एक वर्ग आयु तो होगा। क्या होगा, वर्ग आयु होगा। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, आजकल आपके एबीसीडी वाले आ रहे हैं ना क्वेश्चन कि, तो सबसे पहले आगे सपोज दैट क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से वर्ग आयु कौन है। वर्ग आयु कौन सा होता है, स्तंभ आयु, पंक्ति आयु, स्तंभ आयु, पंक्ति आयु, विकर्ण आयु, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, विकर्ण आयु होगा ना, वो वर्ग आयु तो होगा ही होगा, वर्ग आयु तो होगा ही होगा। अब इसकी सेकंड जो विशेषता वो क्या है, देखो। अब नॉर्मली क्या करते हैं, आपको कहते होंगे कि यार तू तो सेम ही अपने घर वालों पे मम्मी पापा के जैसी दिखती है, या मम्मी पापा के जैसा दिखता है, कहते हैं नहीं कहते। तो इसका मतलब भाई उनका जीन है। बायोलॉजी यदि पढ़ी है आपने 11th 12th की बायोलॉजी, 10th में ही सिखा देते हैं कि उनका जीन है, तो उनके जैसे तो दिखेंगे, इसमें क्या बड़ी बात। तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई ओबामा की तरह दिखेंगे, हम नहीं दिखेंगे यार, कोई बाइडेन की तरह नहीं दिखने वाले, अपन अपने माता पिता की तरह दिखेंगे, क्योंकि उनके गुण अपने में आएंगे। तो आपको यदि कहते हैं कि आप है वो किसकी तरह दिखते हो, तो नॉर्मली आपको पहले कहना चाहिए मैं अपने माँ बाप की तरह दिखता हूं, ये मेरे में सोच है वो मेरे माँ बाप की तरह की। तो अब बात करते हैं, तो इसका मतलब वर्ग आयु है, तो सबसे पहले इसकी सोच विकर्ण आयु है, इसकी सोच किसकी तरह की है, वर्ग आयु की तरह। अब इसका सेकंड, अब मेरे में अलग गुण क्या है, तो मेरे माता पिता, हो सकता है कि आपके माता पिता 10th तक पढ़े होंगे, 12th तक पढ़े होंगे, मैं इससे ज्यादा पढ़ चुका हूं। तो मेरी सेकंड डेफिनेशन यानी मेरी पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता मैं माता पिता जैसा हूं। इसी तरह विकर्ण आयु की पहली विशेषता क्या है कि मैं वर्ग आयु के जैसा हूं। तो सेकंड इसकी, यदि केवल वर्ग आयु के जैसा होता तो फिर विकर्ण आयु की जरूरत ही कहां पड़ती यारों, थोड़ी बहुत तो चेंजिंग होगी तभी तो अब चेंजिंग क्या है, तो आप नॉर्मली समझते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, ये कोई वर्ग ले लिया, विकर्ण क्या होता है, ये वाला होता है नहीं होता, यस या नो, यस या नो, चीज समझ पा रहे हो। तो विकर्ण आयु का मतलब है ये वाला होता है, तो इसका मतलब केवल विकिरण है, विकिरण को छोड़कर, विकिरण को छोड़कर शेष अवयव। अब समझ रहे हो क्या, ये अवयव क्या होते हैं, एलिमेंट्स मैंने समझाया था, याद करो, नहीं समझा अभी लेट आए हो तो फिर शुरू से देख लो। शेष अवयव 0 होते हैं, शेष अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं, देखो 1 0 0 1, ये यहां पे ले लो 3, टेंशन फ्री करते हैं, क्योंकि सेम लेते हो फिर आप कहोगे कि सर सेम ले लिया। अब मैं बात करूं 9 0 0 0 8 0 0 0 11, तो इसमें क्या है, ये केवल विकिरण पे आयु है, क्या है, केवल विकिरण पे आयु है। और ये भी 2 इंटू 2, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का है मैट्रिक्स, और ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो समझ पा रहे हो, ये कि वर्ग आयु तो है ही पहले, लेकिन विकर्ण आयु में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि वर्ग आयु पहले पढ़ के आए स्क्वायर में, तो ये जरूरी नहीं है कि 0 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि 0 होंगे ही। लेकिन यदि हम विकर्ण आयु या डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो जो डायगोनल्स के अलावा जो एलिमेंट्स है उनको 0 होना ही पड़ेगा। तो ये चीज समझ रहे हो क्या। अब इसमें बात करें तो ये विकर्ण हो गया, बाकी ये और ये क्या हो जाएंगे, 0। समझ गई, विकर्ण आयु का मतलब है कि विकिरण के अवयव है वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सब क्या हो 0। विकिरण के अवयव 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। अब मैं बात करूं तो बाकी के मैं सोच रहा हूं 3 कल कर लेते हैं। आगे जो हम अपना बच रहा है अदिश, तत्समक, शून्य, ये 3 बच रहे हैं, ये कल कर लेंगे। आज वैसे भी टाइम मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा हो रहा होगा। ये बेसिक सी क्लास थी, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जो भी 12th में है उनके साथ सब शेयर करें, और अपनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपके पास क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं क्लास अपलोड करूं। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।